हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 साइंस की क्लासेस हमने स्टार्ट की थी और यहाँ पर हम टॉपिक वाइज देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक ही इतना बड़ा है जैसे ब्रह्मांड, तो वो एक क्लास में पॉसिबल नहीं होगा। और एक क्या, ना तो दो क्लासों में ये पॉसिबल है, और इसके लिए हमें बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ये क्या है, पात्रता परीक्षा है और आपका जो कंपटीशन है बहुत भारी है। तो आपको बहुत अच्छी मेहनत के साथ में और सारी चीज़ें डीपली से पढ़ते हुए तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ब्रह्मांड की ये हमारी क्लास थर्ड होगी। इससे पहले हमने 2 क्लासें पढ़ ली हैं, तो बिल्कुल बेसिक से वहाँ पर हमने बताया हुआ था। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्लास 1 और क्लास 2 में क्या देख लिया है। और आपने यदि वो दोनों क्लासें नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो आप फिर ये नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपको सारी क्लासें देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें आपको ब्रह्मांड की मतलब जो है इसका अध्ययन कहाँ पर किया जाता है, तो भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, फिर जहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो हर फैक्ट हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। जैसे पिछली बार पूछ लिया था कि जो ब्रह्मांड होता है इसका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किस शाखा में किया जाता है, तो वो था भौतिक भूगोल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हमने यहाँ पर पढ़ा था कि आपके जो ब्रह्मांड है इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाइयाँ होती हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा तो होता नहीं कि 1 किलोमीटर की दूरी या 2, वहाँ अरबों खरबों मिलियन की दूरी, बिलियन की दूरी होती है, तो इसको आसानी से नहीं माप सकते। तो ब्रह्मांड में दूरी मापने की अलग से जो इकाइयाँ होती हैं, इससे आपका क्वेश्चन बन जाता है। और पूछा भी गया था पिछली बार, ऐसा क्वेश्चन बना था कि आपकी जो ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाइयाँ हैं उनको आरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, तो जब आपको ये इकाइयाँ पता होंगी, इनका मान पता होगा, तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, इसके बाद हमने क्लास सेकंड में आपके ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है इसके संबंध में कुछ अवधारणाएं दी गई और कुछ तो आपके सिद्धांत दिए गए। तो अवधारणा क्या होती है, सिद्धांत क्या होते हैं? तो अवधारणा का मतलब होता है कि केवल एक ऐसी धारणा बना ली जाती है कि ये मतलब इस तरीके से हुआ होगा, मतलब इसको प्रूफ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन सिद्धांत वो होते हैं जिनको प्रूफ कर दिया गया है। तो प्रत्येक जो सिद्धांत है वो पहले अवधारणा होती है। ठीक है, तो कुछ हमने अवधारणाएं पढ़ ली थी, जैसे टालमी ने भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि जो भूकेंद्रीय सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया, या जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी है। ठीक है, अब ये क्या कहलाती है ये बता दिया था आपको। कोपरनिकस का सिद्धांत पढ़ लिया था, गैलीलियो, सारे हमने ये अवधारणाएं जो दी गई थी पढ़ लिया था। ठीक है, ये हब्बल की जो आपकी आकाश गंगाओं का प्रतिसरण का नियम है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता ही है। ठीक है, तो ये जो आपका सिद्धांत है हर जगह आपका काम में आने वाला है। जैसे कहेंगे बिग बैंग थ्योरी, तो उसको हम कैसे माने कि हाँ ये घटना सत्य है, तो उसकी जो पुष्टि है वो भी आपका हब्बल का प्रतिसरण का सिद्धांत ही करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो आप सारी चीज़ें जब तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो अब हम देखते हैं क्लास 3 रहेगी ये हमारी। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ सिद्धांत देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आपको यही बस पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो यूनिवर्स है हमारा ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति के संबंध में कि कैसे ये ब्रह्मांड बना, ठीक है, कहाँ से इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया, कुछ तो घटनाएं घटी होंगी। तो यही जो है सिद्धांत हैं जिनको प्रूफ भी किया गया है। तो जैसे पहला सिद्धांत है साम्यावस्था का सिद्धांत, आपने ये पढ़ा होगा। अब इसको बिल्कुल हम अपनी भाषा में समझने का प्रयत्न करेंगे। इसे कहते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। ठीक है, इसका प्रतिपादन आपको याद रखना है किसने किया था, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ लेगा साम्यावस्था सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी है। नेक्स्ट देखते हैं इस सिद्धांत में क्या कहा गया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड है, जो हमारा ब्रह्मांड है उसका ना तो कभी जन्म हुआ है और ना ही कभी उसका अंत होगा। यह जो ब्रह्मांड है वो एक साम्यावस्था में है। इन्होंने मतलब इस सिद्धांत में क्या कहा कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो स्थिर है, ना तो कभी उसका अंत हुआ है, मतलब ऐसा का ऐसा ही है, हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो ये जो सिद्धांत है साम्यावस्था का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब इस सिद्धांत को नकार दिया गया, इसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो है हब्बल थ्योरी जो है हमारी, उसमें हमने पढ़ा था कि हब्बल थ्योरी में क्या कहा गया था। तो उसमें कहा गया था कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारी आकाश गंगाएं हैं, उनमें लगातार विस्तार हो रहा है। तो जब विस्तार हो रहा है तो ये सिद्धांत तो ऑटोमेटिकली गलत सिद्ध हो ही जाएगा। इसमें क्या कहा कि ब्रह्मांड का ना जन्म हुआ है और ना ही इसका अंत होगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, किसके अनुसार? हब्बल थ्योरी के अनुसार।
अब देखते हैं दूसरा सिद्धांत आया दोलन सिद्धांत, जिसे पल्स थिंग थ्योरी कहा जाता है, या इसी को हम बता दें आपको स्पंदमान का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका प्रतिपादन एलन संडेजा ने किया था, ये आपको याद रखना है। किसने? एलन संडेजा ने। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड दोलन की भांति फैलता और सिकुड़ता है। तो ये सिद्धांत क्या है, तो थोड़ा सा हम बता दें आपको। जैसे एक दोलन होता है, ठीक है, तो दोलन की गति एक जैसी नहीं रहती, कभी तो वो बिल्कुल उच्च अवस्था में चला जाता है, कभी बिल्कुल आपकी निम्न अवस्था में आ जाता है। मतलब जो दोलन जैसे पेंडुलम होता है, हिलता रहता है, कभी उच्च कभी निम्न। तो इसी तरह से इन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो दोलन की भांति फैलता और सिकुड़ता है, मतलब एक निश्चित नहीं है। ठीक है, तो और हम डीपली देखते हैं थोड़ा सा। इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 120 करोड़ वर्ष पूर्व भयंकर विस्फोट हुआ था। किस सिद्धांत के अनुसार? दोलन। देखो 120 करोड़ वर्ष की बात की गई है, ठीक है, तो इस समय क्या हुआ था, एक विस्फोट हुआ था, तब से जो है विश्व विस्तृत होता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और यह प्रसार जो है 290 करोड़ वर्ष तक चलता रहेगा। उसके पश्चात इसमें सिकुड़न प्रारंभ हो जाएगी, मतलब पहले बढ़ेगा और फिर सिकुड़न प्रारंभ होगी, अर्थात यह अपने अंदर ही सिमट जाएगा। इतनी सिकुड़न होगी कि खुद में ही ये सिमट कर रह जाएगा। तो इस प्रक्रिया को अंतः विस्फोट कहते हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, पहले उसमें विस्तार होता है और बाद में बहुत ज़्यादा सिकुड़न होती है, तो इसे किस विस्फोट के नाम से जाना जाता है? तो इसे अंतः विस्फोट कहा जाएगा। ठीक है, यह प्रक्रिया करीब 410 करोड़ वर्ष तक चलती रहेगी। जब यह अत्यधिक संपीड़ित या घनीभूत हो जाएगा तब एक बार विस्फोट होगा। तो वही बात आ गई निकल के कि दोलन का मतलब क्या होता है, कभी सिकुड़ता है और कभी फैलता है, इन्होंने ऐसा बताया था। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था सिद्धांत, और इसे भी अमान्य माना ही जाता है, क्योंकि जो महाविस्फोट सिद्धांत है सबसे मान्य सिद्धांत ए है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि जो महाविस्फोट सिद्धांत है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ब्रह्मांड टॉपिक में। ठीक है, जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति इसी से मानी जाती है और इसके प्रूफ भी दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो महाविस्फोट सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। अब आपसे हिंदी में लिख करके पूछ सकते हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी है इसका प्रतिपादन किसने किया? तो आपको बता दें, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलवेत्ता, याद रखिए कहाँ के थे, बेल्जियम के। कौन थे? जॉर्ज लेमंतेयर ने सन 1927 में किया है। तो आपको डेट भी याद रखनी है, नाम भी याद रखना है, और ये कहाँ के थे वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो वर्तमान में, आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन में दे देंगे साम्यावस्था का सिद्धांत, दोलन सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत। तो आपको आंसर लगाना है महाविस्फोट सिद्धांत। अब यहाँ देखते हैं कि आखिर है क्या महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, सबको विस्फोट कहते हैं और इसको महाविस्फोट कहते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से अणु के रूप में, अणु कह दें या कण कह दें, ठीक है, इसका एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पाया था। तो क्या था कि ब्रह्मांड एक बिल्कुल छोटे से बिंदु के रूप में, अणु के रूप में था। क्या था? केंद्रित था, मतलब सारी चीज़ें इसी में थी। आपकी ऊर्जा थी, गैसें थी, आपकी घनत्व था, सारी चीज़ें इसके अंदर सिमट कर रखी हुई थी। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत अधिक ऊर्जा, गैस और घनत्व था, ये बता दिया। इस एक समय में क्या था, एक समय में बहुत अधिक घनत्व और ऊर्जा इसमें बढ़ जाती है। क्या हो जाता? बहुत अधिक टेम्परेचर, सारी चीज़ें, चाहे गैसें कह दें, जितना जो कुछ भी होता है सारी चीज़ें इसमें बढ़ गईं और उसमें एकदम से क्या हो गया, विस्फोट हो गया। इस अणु में क्या हो गया, विस्फोट हो गया। और ये जो कण था, ये मतलब जितनी भी चीज़ें इससे निकली थी तो ये जगह जगह पर जा कर के बिखर जाती हैं। ठीक है, तो इसी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब ब्रह्मांड में ऐसा नहीं कि ये कण बिखरा और पूरा ब्रह्मांड बन गया, नहीं, उसकी प्रोसेस रही होगी, समय के अनुसार सारी चीज़ें बनी। पहले आपके तारे बने होंगे, ठीक है, पहले तारे, तारे के बाद तारा कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें, इसके बाद आपका क्लस्टर, सुपर क्लस्टर क्या होते हैं, तो धीरे धीरे हर चीज़ बनती गई, ग्रह बने, उपग्रह बने। ठीक है, तो इस तरह से ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। और यह जो है घटना कब की है, तो ये पूछ लिया जाता है। तो नासा के अनुसार यह घटना 13.7 अरब वर्ष पूर्व की है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब आपको बता दें कि जब ये हमारा छोटा सा अणु था, जब इसमें विस्फोट हुआ तो क्या बना, ब्रह्मांड बना। तो ये जो अणु है इसको क्या कहते हैं, मतलब एक सिद्धांत इसके संबंध में आया था। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है,
एक हफ्स बोसान करके हुए, उन्होंने 1964 में ये सिद्धांत दिया था कि ये जो कण हैं इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का गॉड कण कहते हैं। मतलब पृथ्वी के लिए, या पृथ्वी कहें या ब्रह्मांड, क्योंकि पृथ्वी ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आएगी, तो ब्रह्मांड का मौलिक कण या गॉड कण इसे कहा जाता है। तो हब्स बोसान ने कहा था कि जो ये कण है ये पृथ्वी का मौलिक कण है, ठीक है। इसी से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो महाविस्फोट सिद्धांत हुआ, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें बनती गईं, जैसे आकाश गंगा बनी, ठीक है। आकाश गंगा, अब एक आकाश गंगा नहीं है हमारे यहाँ, आकाश गंगाएं कई हैं, और ये हब्बल ने बताया था कि आकाश गंगाएं स्थिर नहीं हैं, बल्कि इनमें लगातार विस्तार हो रहा है। अब प्रत्येक आकाश गंगा में सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला है, तो उसमें तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ठीक है, आपके उपग्रह हैं, उल्का पिंड हैं, कण हैं, धूल कण हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसी तरह से जितनी भी आकाश गंगाएं हैं सभी में अपना अपना परिवार होता है, तो एक आकाश गंगा नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आकाश गंगा के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा आपका, क्योंकि जो आकाश गंगाएं हैं ये भी कई प्रकार की होती हैं। जो हमारी आकाश गंगा है वो कैसी है, तो हमारी आकाश गंगा सर्पिलाकार है। इसी तरह से जो अन्य आकाश गंगाएं होती हैं, जैसे दीर्घवृत्ताकार होती हैं, अनियमित आकार की होती हैं, ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। और फिर पूछा जाता है कि जो हमारी आकाश गंगा है वो उसके सबसे नज़दीकी कौन सी आकाश गंगा है, या फिर सबसे दूर कौन सी आकाश गंगा है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और आप सारी क्लासें देखें, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट होती हैं। जब तक आप फर्स्ट क्लास नहीं देखेंगे तो आपको सेकंड समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। और यदि आपको सेशन पसंद आता है और कहीं पर कोई भी कमी रह जाती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेगेटिव कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट हैं, हम भी एक स्टूडेंट ही समझिए, ठीक है। तो यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।